हेलो एवरीवन। तो आज के इस एपिसोड 3 में हम लोग द वर्ब को समझने वाले हैं, जिसमें एक वर्ब यूज़ करेंगे हम लोग हैव। तो वेब सीरीज़ चल रही है और वेब सीरीज़ में आप एपिसोड 1 और 2 आई होप कि देख चुके होंगे और उसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो समझ चुके होंगे। तो आज हम लोग हैव HAVE इस हैव को समझने की कोशिश करेंगे कि इसे हमें सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है और कहाँ पर लगाया जाता है। तो ट्रांसलेशन का सीरीज़ चल रहा है, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, स्टडी मोड में आ जाइए और जो चीज़ें आपको यहाँ समझनी है उसको आप अपने पास नोट भी करते रहें। अगर आपको लगता है उसे आपको अपने पास नोट्स बनाना है, लिखना है तो। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एग्जैक्टली हम लोग हैव की बात करें, HAVE हैव, तो इसको हम लोग सबसे पहले ये समझ लें एग्जैक्टली है क्या। तो इसको हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। एक तो यूज़ करते हैं हम इसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस के साथ जब हमें किसी भी टेंस को बताना होता है तो हैव का यूज़ करके हम बताते हैं कि उसमें हमें एक सहायक क्रिया की तरह कि हमें ये काम कर चुके हैं या कर लिया है, इस तरह से। दूसरा हम इसे मेन वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। मेन वर्ब कहने का अर्थ यह है कि ये मुख्य क्रिया के तौर पे होता है और जिसका अर्थ है हैव का कि कोई चीज़ हमारे पास होना, जैसे रखना या होना। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे पास मोबाइल है तो मैं सेंटेंस बोलूँगा आई हैव मोबाइल। इसी तरह से अगर आप कुछ कहते हैं कोई भी बात जो आपके पास मौजूद है तो आप आई के बाद हैव लगाकर उस वस्तु का नाम बोलेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो चीज़ आपके पास है, आप ये कहना चाहते हैं। तो इसी तरह से हैव का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास होना। दूसरा, हैव का मतलब किसी काम को पा लेना या कर लेना भी होता है। पा लेना या कर लेना कहने का अर्थ यह हुआ, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, इसका अर्थ ये होगा। तो हैव को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या यूज़ है, इस चीज़ को हम लोग वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। तो आई थिंक अर्थ सबको समझ में आ गया कि हैव का यूज़ क्या करते हैं हम लोग। तो हैव के अब हम लोग फॉर्म समझ लेते हैं कि हैव की फॉर्म क्या होती है। हैव की 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म में हम इसको हैज़ या हैव लिखते हैं, दोनों होता है, हैव भी लिखते हैं और हैज़ भी लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म में हैज़ हम एक वचन के साथ लगाते हैं, यानी जब सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस का एक वचन होगा, अकेले होगा, सिंगुलर, तब हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और जब सब्जेक्ट सेंटेंस का बहुवचन होगा, यानी बहुवचन में प्लूरल होगा, वो जब ढेर सारे लोग होंगे तो वहाँ पे हम हैव लिखेंगे और फिर इसके बाद में वर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। जब हम वर्ब लिखेंगे तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है और जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट या किसी वस्तु का नाम लिखेंगे तो इसका मतलब ये मेन वर्ब होगा। इस तरह से करेंगे। दूसरी फॉर्म इसकी होती है हैड, HAD, हैड। ये सेकेंड फॉर्म कहलाती है और इसी स्पेलिंग को थर्ड फॉर्म में भी लिखा जाता है, यानी हैड इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म इसकी होती हैं। इसके अलावा इसकी ING फॉर्म होती है हैविंग। जब हम इसे ING में लिखते हैं तो हम इसे हैविंग बोलते हैं, जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और इसी तरह से एक इसका इन्फिनिटिव फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं टू हैव, जिसका मतलब है कोई काम करना, होना या करने के लिए व्यवस्था में होना। तो ये अर्थ होते हैं। तो इसकी बेसिकली ये 3 फॉर्म होती हैं और 3 फॉर्म के अलावा 2 एक्स्ट्रा होती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम जब कोई बात कहते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है तो हम हैव का यूज़ करके कहते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम उसके साथ हैज़ लगाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपके सामने सेंटेंस जो लिखा है ऐसे लिखा हो, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है। तो पहला तरीका आपको क्या अपनाना है, सेंटेंस जो भी आपके सामने होगा वो आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे। बेसिक से समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करते चलें, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्लो फ्लो में आप सोचते हैं मुझे ये चीज़ आती है और जब ये पैराग्राफ में मिल जाता है सेंटेंस या पूरा एक स्टोरी के रूप में, तब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या स्टेप लेकर चलेंगे, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहला आपको सेंटेंस का टेंस पहचानना है। टेंस का मतलब ये वर्तमान में है, भूतकाल में है या भविष्यकाल में है, मतलब प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, आपको ये पता लगाना है। ये पता लगाएंगे इस तरह से कि जैसे यहाँ पे लिखा है हैं, तो हम अभी की बात कर रहे हैं ना, है का मतलब अभी, पीछे की बात नहीं है, था नहीं है या कुछ और नहीं, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी कि यह है में है। दूसरा, इसमें जितने भी वर्ड्स मौजूद हैं इन सभी के अंग्रेज़ी में आपको अर्थ पता होने चाहिए। तो अंग्रेज़ी में से क्या कहते हैं, जैसे मेरे के लिए हम लोग आई भी यूज़ करते हैं और माई भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे पास 2 पुस्तकें हैं।
तो यहाँ पर जब दो किताबें मेरे पास हैं या दो पुस्तकें मेरे पास हम कहना चाह रहे हैं, तो हम इसको सेंटेंस को हैव यूज़ करते हुए बनाएंगे और बोलेंगे हम आई हैव और उसके बाद TWO2 बुक्स, इस तरह से। तो आई के बाद हम लोग हैव लगाएंगे। हैव इसलिए लगाएंगे क्योंकि आई लिखा है, आई के बाद में हैव का ये सेंस आता है कि मेरे पास वो चीज़ें हैं, और आई के साथ हैव ही लगाया जाता है। अगर आप यहाँ पे हैज़ लगाएंगे तो ये गलत होगा। हैज़ और हैव में से एक चीज़ आपको लगानी है। तो हैज़ आप तब लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आई की जगह पर ही लिख दिया जाए तो आप हैज़ लगाएंगे, शी लिख दिया जाए तो आप हैज़ लगाएंगे। लेकिन जब आई लिखा होगा, यू लिखा होगा, दे हो, वी हो, या बहुवचन में किसी समूह या संस्था का नाम हो तो हैव लगाएंगे ये चीज़। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा, यानी जो चीज़ उसमें कही जा रही है उसको हम लिख देंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। अब ऐसे उदाहरण के तौर पे आप अपने आप 2-4 सेंटेंस बना के देखिए। आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे आई हैव बोल कर उस चीज़ का नाम बोलें, तो इसका मतलब वो चीज़ आपके पास है। आप सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे। आई थिंक क्लियर हो रहा है ये चीज़। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास एक कार है। अब यहाँ देखिए, पहले में कह रहे थे मेरे पास, लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं उसके पास। तो उसके के लिए हम अंग्रेज़ी यूज करेंगे ही। यहाँ पर आपको वर्ड्स का अंग्रेज़ी मतलब भी पता होना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि उसके के लिए हम लोग ही यूज़ करेंगे, और ही के बाद अब हैव नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग हैज़। उसके पास एक कार है, हमें ये बताना है, तो हम ही इज़ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम हैव और हैज़ का यूज करके बताएंगे कि उसके पास वो चीज़ है। तो इसके लिए हम बोलेंगे ही हैज़, और उसके बाद कार के लिए आ कार, एक कार है लिखा जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आ कार, ही हैज़ आ कार। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा कि उसके पास एक कार है। यहाँ पर जो वाक्य हैं, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हैव और हैज़ के सेंस में हम उसे बताते हैं कि वो चीज़ हमारे पास है, अभी भी मौजूद है, तो उसके लिए हम लोग हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, अंकिता की 2 बहनें हैं। तो अब यहाँ पे भी देखिएगा कि इस तरीके से है कि अंकिता की 2 बहनें हैं, हमें बताना है। तो अंकिता सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि अंकिता एक वचन है, अकेले है, इसलिए। अगर यहाँ पे अंकिता एंड करके किसी और का भी नाम लिख देते तो फिर हैव लिखते, यानी तब दो लोग हो गए थे यहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ पे इसके बाद हमें हैज़ का यूज करना है। और 2 बहनें हैं, तो 2 की अंग्रेजी होती है TWO2, और फिर सिस्टर, इस तरह से लिखेंगे। तो अंकिता हैज़ 2 सिस्टर, हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो आई थिंक समझ में आ रहा सभी को। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुरंत के तुरंत, अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न होता है तो। अब जैसे यहाँ पे कहा है कि अंकिता की 2 बहनें हैं, आप कहना चाहें कि आपके पास आपके 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, 3 बहन हैं, कुछ आप कहना चाहोगे, तो आप सेंटेंस को कैसे बोलोगे उस चीज़ को आप ट्राई करिए। इससे क्या होगा कि आप स्पीकिंग भी सीखेंगे और साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। जैसे आपके 2 भाई हैं तो आप बोलोगे आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर। इसी तरह से आपके अगर 3 बहनें हैं तो आप बोलोगे आई हैव 3 सिस्टर। इस तरह से आप यहाँ पे इस वर्ड्स को बोल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तरीका आपको यहाँ अपनाना है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, कमला के पास एक काली गाय थी। अभी यहाँ पे हम लोग कह रहे थे है, लेकिन अब यहाँ पे है थी। तो आपको जब भी सेंटेंस मिलेगा उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर फाइंड आउट करनी है कि सेंटेंस का टेंस क्या है। अगर आपने ये बिना देखे ट्रांसलेट कर दिया तो सेंटेंस पक्का गलत हो जाएगा और एग्जाम में भी आप गलत करोगे। तो आपको ये चीज़ हर बार ध्यान रखनी है कि वाक्य में एग्जैक्टली कह क्या रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि थी, है नहीं अभी उसके पास, तो अभी तक हम लोग हैज़ और हैव लगा रहे थे। तो जब थी का सेंस आता है तो ध्यान रखना है हमें इसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो कमला के पास थी, इसलिए कह रहे हैं कि कमला, उसके बाद हैड। अब हैड लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास पहले थी, अब नहीं है उसके पास ये काली गाय। तो कमला हैड, और उसके बाद में क्या है उसके पास, एक काली गाय है। तो हम लिख देंगे अ ब्लैक काऊ। ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि कमला हैड अ ब्लैक काऊ। तो हैड लगने से ये पता चलेगा हमें कि उसके पास पहले थी, अब नहीं है वो गाय। इस तरह के सेंस देने के लिए हमें वाक्य में लिखना है। अब ऐसे ही आप अपने तरीके से कोई सेंटेंस बनाइए कि आपको आपके पास कोई चीज़ पहले थी अभी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ब्लैक पेन था, तो आप बोलोगे आई हैड अ ब्लैक पेन, मेरे पास पहले ब्लैक पेन था अब नहीं है। या कोई भी चीज़ जो आपके पास अभी नहीं है पहले थी, तो आप आई हैड लगा कर उसके बाद उस वस्तु का नाम लिख लोगे। तो ये तरीका आपको सिखा देगा कि कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। आई थिंक ये क्लियर है। यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लें कि हैड के लगाने के लिए हमें जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया जाता है उसमें हमें अब एक वचन और बहुवचन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हैड लगाना होता है जब हम एक वचन के साथ भी हैड लगा सकते हैं और बहुवचन के साथ भी हैड लगा सकते हैं, दोनों ही केसेस में। ठीक, ये चीज़ करनी है। अब जैसे अगला है, देखिए सेंटेंस, उसके पास मकान है।
तो उसके पास मकान है, उसके पास एक मकान है, इस तरह से वाक्य में कहना है तो उसके अंग्रेजी के लिए होगा ही। और यहाँ पे देखिए फिर से कह रहे हैं है, था नहीं, अभी भी है उसके पास में, तो हम कहेंगे ही। उसके बाद में उन, यहाँ पे उनके लिखा है, उनके के लिए है, उसके मुझे लगा कि उसके लिखा है, तो यहाँ पे उनके के लिए हम लोग लिखेंगे दे। और दे उसके बाद बोलेंगे हम इसके पास ढेर सारे लोग हैं ये लोग, दे, तो दे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तभी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हैव, तो दे हैव आ हाउस, इस तरह से। तो उनके पास एक मकान है, इस तरह से सेंटेंस को बोलने के लिए हम बोलेंगे पहले दे, उसके बाद हैव। हैव का मतलब हो गया उनके पास वो चीज़ है, और जो वस्तु है उसका नाम लिख देंगे लास्ट में। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। जो भी आप वाक्य देख रहे हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और इस हैव और हैड को अपने नाम के साथ या आई के साथ यूज़ करते हुए लगा के देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें ये ट्रांसलेट कैसे करना है। जब आपको ये किसी भी स्टोरी के अंदर ऐसे लाइन मिलती है तो आप उसे ट्रांसलेट कर पाओगे। अब मान लीजिए ये सेंटेंस थे कि आपके पास जब कोई चीज़ थी तब आप बता रहे थे हैज़ हैव लगा के, वो चीज़ ना हो, वो चीज़ उतनी नहीं है, तब क्या करेंगे, तो वो नेगेटिव कहलाएगा सेंटेंस। जिसमें हम लोग कोई चीज़ नहीं होती है, नहीं की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव को दर्शाने के लिए हमें NOT नॉट का यूज़ करना होता है। अब नॉट कहाँ यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, मेरे पास 2 किताबें या पुस्तकें नहीं हैं, तो अभी हम कह रहे थे कि मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पास 2 पुस्तकें नहीं हैं। तो यहाँ पे अब हम बोलेंगे आई हैव और फिर लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद में जो चीज़ नहीं है वो लिख देंगे 2 बुक्स। तो आई हैव नॉट 2 बुक्स, इस तरह से कहेंगे। अभी आपसे कोई पूछे कि क्या तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, अगर तुमसे आके कोई पूछे कि तुम्हारे पास क्या 10 रुपये हैं और तुम्हारे पास अगर वास्तव में ना हो, तो बोलोगे आई हैव नॉट 10 रुपी, इस तरह से। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ आप नहीं में बोलने के लिए इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओरल ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप स्पीकिंग भी सीखेंगे साथ साथ। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि इस तरह से के सेंटेंसेस को ओरल बोलने की या ट्राई करने की। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही है कि उनके पास एक कार नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए नहीं वाला सेंस आ रहा है, तो नहीं है हमें बताना है, तो हम अभी कह रहे थे ही हैज़ अ कार, अब हम बोलेंगे ही हैज़ नॉट अ कार, उसके पास एक कार नहीं है। तो इस तरह का सेंस यहाँ पे लगाना है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है अंकिता की 2 बहनें नहीं हैं। तो सेम वही चीज़ है, बस हमें नॉट कहाँ लगाना है आपको ये देख लेना है। अंकिता हैज़ नॉट 2 सिस्टर्स, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। कमला के पास एक काली गाय नहीं थी, तो यहाँ पे थी वाला सेंस था, सेम वही चीज़ चलेगा कि कमला हैड और उसके बाद नॉट लगा देंगे अ ब्लैक काऊ, उसके पास काली गाय नहीं थी। और ऐसे ही लास्ट सेंटेंस में उनके पास मकान नहीं है, तो दे हैड HAVE हैव नॉट अ हाउस, दे हैव नॉट अ हाउस, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उनके पास वस्तु ये चीज़ नहीं है, तो दे हैव नो हाउस, उनके पास कोई घर नहीं है, इस तरह से आपको बताना है। दे हैव नॉट हाउस इस तरह से नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मूवेबल नहीं है। ये मूवेबल का मतलब हो गया कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं बदल सकता, इस वजह से। तो आपको यहाँ पे नो लिखना होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे आई हैव नो हाउस या यू हैव नो हाउस या दे हैव नो हाउस, इस तरह से आप कहोगे। उनके पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं, इनके पास घर नहीं, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे तो आप वहाँ पे नॉट ना कह के बल्कि नो का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। अब समझते हैं कि ऐसे ही अगर इसे हमें इंटरगेट करना हो, यानी क्वेश्चन पूछा जाए हमसे और हमें वो बात बतानी हो, या हम किसी से पूछना चाह रहे हैं, तो फिर क्या हम कैसे जवाब देंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम कहना चाह रहे हैं कि क्या मेरे पास 2 किताबें हैं, इस तरह से हम बात कहना चाह रहे हैं। तो जो क्या की अंग्रेज़ी है वो हमें समझनी है कि यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस होता है जिसमें हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, ऐसा सेंटेंस हो जिसमें जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ये सेंटेंस आप पढ़ते ही पता लगा लेंगे कि इसमें हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है कि नहीं। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या मेरे पास 2 किताबें या 2 पुस्तकें हैं, तो हम यह कह सकते हैं हाँ या फिर कह सकते हैं नहीं, दोनों में से एक जवाब हो सकता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा तुम्हारा क्या नाम है, तो आप बोलोगे हाँ या फिर नहीं बोलोगे, तो इसका जवाब आप हाँ ना में नहीं दे सकते। तो मतलब जो हाँ ना में जवाब दे सकते हैं उसे आप यस और नो टाइप सेंटेंस बोलेंगे, और जिसमें आप हाँ ना में जवाब नहीं दे पाते हैं उन्हें आप WH टाइप का सेंटेंस बोलेंगे। तो 2 तरह के सेंटेंस होगा इसमें। अब 2 तरह के सेंटेंस में जो यस नो यानी हाँ और ना वाला है, उस वाक्य को इंट्रोगेटिव करते समय यानी प्रश्न पूछते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो जो हम यहाँ पे वर्ब देख रहे थे, जो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख रहे थे,
अब हम वाक्य को उसी से शुरू करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि आई हैव 2 बुक्स, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बाद में पहुंचा देंगे और वर्ब को पहले लाके लिख देंगे। तो तरीका यही हमें अपनाना है। जैसे हम बोलना चाहते थे कि आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं, अब हम बोलेंगे हैव पहले और आई बाद में, हैव आई 2 बुक्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बोलते समय हम लोग सेंस चेंज करते हैं, जैसे आई हैव अ 2 बुक इस तरह से, लेकिन लिखते समय हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ता है, तभी पता चलता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये तरीका हमें अपनाना है। ऐसे ही सेंटेंस है अगला, क्या उनके पास एक कार है। तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है हाँ या ना में, हैज़ और उसके बाद ही, फिर आ कार। इस तरह से आपको ये हर बार ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव का किसके साथ प्रयोग करना है। जब सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति एक वचन हो तो हैज़ लगाना है, और जब ये बहुवचन होगा तो वहाँ पे हम लोगों को हैव का यूज़ करना है, और जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो हमें हैड का प्रयोग करना है। यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे कह रहे हैं कि क्या कमला के पास एक काली गाय थी। अब थी वाला सेंस है यहाँ पे, जैसे कि शुरू में अभी हमने सेंटेंस देखा, पहले एफर्मेटिव का देखा, फिर उसके बाद उसी को नेगेटिव में देखा, फिर उसके बाद इसी चीज़ को हम इंटरोगेटिव में देख रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव में जब ये होगा तो वही चीज़ हमें करना है कि हैड पहले लगा देंगे, और हैड लगाने के बाद हम लिखेंगे कि कमला का नाम बाद में, और फिर लिखेंगे अ ब्लैक काऊ। तो लास्ट में हम इसे वर्ड को लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ऐसे ये ट्रांसलेट हो जाएगा। जितने भी आप वाक्य देख रहे हैं इसमें आप वर्ड्स को चेंज करके अपने वर्ड्स पुट करिए और उसको ट्रांसलेट करिए, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि मुझे कैसे बात को बताना है या कहना है। जैसे यहाँ पे लिखा क्या मेरे पास 2 किताबें हैं या पुस्तकें हैं, आप यहाँ पे कुछ और बोलिए, जैसे क्या मेरे पास 2 मोज़े हैं, या क्या मेरे पास एक बैग है। इस तरह की बातें आप जब उसमें पुट करोगे तो जो वर्ड आप पुट कर रहे हो उस वर्ड की अंग्रेजी केवल चेंज करोगे, बाकी आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रांसलेट करना है। इसके लिए आपको कोई पेपर पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरल भी यानी मुँह ज़बानी भी ट्रांसलेट आप इसे कर सकते हो। तो कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कैसे हमें करना है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है उनके पास मकान क्यों नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब कारण पूछा जा रहा है, तो ये हाँ और ना में जवाब इसका अब हम नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये WH टाइप का सेंटेंस है, और जब WH टाइप का सेंटेंस होता है तो प्रोसेस क्या होता है आप यहाँ पे समझ लें। WH टाइप के सेंटेंस में हम लोग अगर इतना हिस्सा छोड़ दें तो बाकी का प्रोसेस वही है जो हम ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद जो उसका नेगेटिव वर्ड था, और उसके बाद हाउस यानी जो ऑब्जेक्ट था वो लिख देंगे। लेकिन जब WH वर्ड हो जाता है तो जो WH सेंस है वो हम एकदम शुरू में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता तो उसके लिए व्हाट लिखते, हाउ कैसे होता तो हम उसके लिए हाउ लिखते, यहाँ पे क्यों लिखा है तो उसके लिए हम लिखेंगे वाई, तो वाई हैव दे नो हाउस। इस तरह से हम वाक्य को परिवर्तित करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि कैसे हमें यहाँ चेंजेस करना है, किस तरह सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को, ऐसे ही एक्सरसाइज को और सॉल्व करिए तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हमें सेंटेंस को बनाना है और किस तरह से हमें करना है। अभी हैव का हम और भी यूज़ देखते हैं कि हमें कैसे हैव को यूज़ करना है और किस तरह से हमें सेंटेंस में अपने चीज़ों को क्लियर करना है, उस चीज़ों को भी चलिए समझते हैं यहाँ पर कि किस तरह के हमें हैव के और भी रोल प्ले करने होंगे कि हमें हैव के साथ वर्ड यूज़ करके उसे क्लियरिफाई करना है। तो जैसे मान लीजिए आपके सर में दर्द है, तो आप अभी तक क्या बता रहे थे कि चीज़ें आपके पास हैं, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक पेन है, इस तरह से कह रहे थे। लेकिन अब आप यहाँ पे इस तरह से नहीं बोलेंगे। यहाँ पे आपके पास कोई वस्तु हाथ में नहीं है, आपके पास है, तो भी आप है बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक वाक्य है कि मेरे सिर में दर्द है, मान लीजिए आप कहें मेरे पेट में दर्द है, आप मान लीजिए कहें मेरे पैर में दर्द है, इस तरह की बातें कहें। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप आई के साथ हैव लगाएंगे और हैव के बाद उस चीज़ का नाम लिखेंगे जो चीज़ आपको परेशान कर रही है। जैसे हेडेक है, सर में दर्द, तो हेडेक लिखेंगे। पेट में दर्द है तो आप स्टमक बोलेंगे, स्टमक एक यानी पेट में दर्द है। तो अगर आपके पैर में दर्द है तो आप बोलेंगे लेग पेन, पेन तो पेन इन लेग, ये भी कह सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको बतानी है उसका आप नाम वहाँ पे जोड़ देंगे। तो जैसे अगर आपको बुखार है तो आप बोलेंगे आई हैव फीवर। तो इसी तरह से आपको हैव लगाने के बाद वो नाम लिख देना है जो आप फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हैव का एक यूज़ ये है। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि लिखा है सुबह 8 बजे नाश्ता करता है, वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है। तो उसका एक रूटीन है और उस रूटीन को हमें ट्रांसलेट करना है। तो हमें तो वाक्य को देखना है एग्जैक्टली कि वाक्य क्या कह रहा है, और वाक्य कह रहा है कि वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है।
तो वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है, इसको बताने के लिए हम बोलेंगे ही हैज़। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही जो है एक वचन है इसलिए हैज़ लग जाएगा, बहुवचन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हैव नहीं लगाएंगे, अब हम लोग हैज़ लगाएंगे। और हैज़ के बाद अपना नाश्ता करता है ना, किसी और का नहीं, तो हम लिखेंगे हिज ब्रेकफास्ट। अब कितने बजे? एट 8 PM या 8 AM, सुबह की बात कर रहे हैं तो एट 8 AM यानी एंटी मेरिडियम, AM लगाते हैं हम लोग इसके बाद। और सुबह में तो इन द मॉर्निंग। तो ही हैज़ हिज ब्रेकफास्ट एट 8 PM इन द मॉर्निंग। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है तुम्हें तेज बुखार है। तो तुम्हें के लिए अंग्रेजी लिखेंगे यू, और यू के बाद हम लोग हैव लगाएंगे। ध्यान रखना है कि यू के बाद कभी भी हैज़ नहीं लगता है, चाहे भले ही यू अकेले दिखाई दे आपको सामने, तब भी आप सामने वाले व्यक्ति को अगर यू कह रहे हो तो उसके बाद आपको हैव ही लगाना है। तो यू हैव फीवर, इस तरह से आप इस लाइन को बोलेंगे, तुम्हें बुखार है। तो हैव का ये दूसरा यूज़ है, जब वस्तु आपके पास नहीं है, कोई चीज़ आपके पास नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट आभासी चीज़ है, तब भी आपको हैव लगा के ये बात कहनी है। नेक्स्ट में ऐसे, उसने कल होटल में दोपहर का खाना खाया। तो खाया, अब यहाँ पे वाक्य की आप टेंस पहचानेंगे। कहा जा रहा है उसने कल दोपहर होटल में खाना खाया, पीछे की बात कर रहे हैं, यानी अभी की बात तो है ही नहीं इसमें। तो जब अभी की बात नहीं है तो यहाँ बिल्कुल वैसे चलेंगे, उसने खाया, पीछे की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे उसने के लिए ही, और फिर खाया, पीछे की बात है तो हैड लिखेंगे, ही हैड। उसके बाद हिज लंच, यहाँ पे लिखेंगे उसने खाना खाया तो लंच लिखेंगे, दोपहर के खाने की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे लंच लिखा जाएगा। अगर शाम का खाना होता है या रात का तो सफ़र बोलते या डिनर बोलते, और सुबह का होता तो ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वर्ड समय के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दोपहर का खा गया तो लंच लिखेंगे हम वहाँ पे। तो दोपहर का खाना खाया तो लिखेंगे ही हैड हिज लंच इन अ होटल। अब उसने कहाँ खाया था? इन अ होटल, एक होटल में। और कब? यस्टरडे, यानी पीछे वाला कल है तो पीछे वाले कल के लिए यस्टरडे कहेंगे। अब कैसे पता चलेगा ये पीछे कल है आगे का? तो ऐसे पता चलेगा क्योंकि वाक्य ही पीछे की बात कर रहा है, तो पीछे के वाक्य में कभी भी आने वाला कल नहीं होता, इसलिए तो हमेशा उसको हम यस्टरडे में लिखेंगे। इस तरह से इसको वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखें, लिखा है मेरे सिर में दर्द नहीं है। तो मेरे सिर में दर्द नहीं है, अभी ऊपर लिख रहे थे कि मेरे सिर में दर्द है, लेकिन अब यहाँ पे हमें नहीं वाली बात को प्रकट करने के लिए ट्रांसलेशन सीखना है। तो जब कोई काम नहीं होता है तो हमें नॉट कहाँ प्रयोग करना है, ये चीज़ आपको समझनी है। जब हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, हैज़ हैव हम लोग एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट सेंटेंस। तो जो भी इनडेफिनिट सेंटेंस बनता है, जब उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव में हम लोगों को डू या डज का यूज़ करना होता है। तो डू डज का यूज़ करते हुए हम सेंटेंस को अब नेगेटिव में बनाएंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा है मेरे सिर में दर्द नहीं है, तो हम लिखेंगे आई डू नॉट, और उसके बाद हैव अ हेडेक। तो आई हैव नो हेडेक या आई हैव नॉट हेडेक, अगर इस तरह से आप करते तो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि आपके पास वो चीज़ हाथ में या वस्तु के रूप में नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक आपको इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना है, और इंडेफिनिट को बनाने के लिए आप वहाँ पे डू और नॉट का प्रयोग करेंगे, तब आप हैव लिखेंगे। इस तरह का आपको प्रोसेस यूज करना है। तो आप लिखोगे आई, उसके बाद नॉट लगाने के पहले आप डू लगाओगे। डू का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, नॉट यूज करने के लिए आपको डू लगाना है, इसलिए करना है आपको यहाँ पर। और फिर आप लिखोगे हैव और फिर अ हेडेक, जैसे वो वाक्य चल रहा था वैसे ही। तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा सभी को। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं कि वह सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं करता। तो अभी हम लोग कह रहे थे कि ही हैज़ हिज ब्रेकफास्ट एट 8 PM इन द मॉर्निंग, लेकिन अब हमें क्या चेंज करना है, अब यहाँ समझिएगा। तो यहाँ जो चीज़ आप समझने वाले हैं बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आप सभी को कि क्या चीज़ रूल बदल रही है। यहाँ रूल ये है, अभी हम लोग लिख रहे थे ही हैज़, उसके बाद लिख रहे थे हिज ब्रेकफास्ट एट 8 PM इन द मॉर्निंग, लेकिन अभी हमें नॉट में बताना है। तो नॉट में बताने के लिए हमें डू और नॉट इन दोनों का यूज़ करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में डू का यूज़ हो जाता है और नॉट लग जाएगा तो हैज़ की जगह पर अब हमें हैव लिखना होगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक डू को यूज़ कर रहे हैं, जो एक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम पहले से ही कर रहा है नॉट को लगाने के लिए। और जब ऐसा होता है तो इसको मॉडल कंडीशन बोला जाता है, जिसमें हम लोग हैज़ हटाकर अब हैव लगाते हैं। तो आपको सिंपल सा ये समझ लेना है कि डू नॉट लगेगा अगर, तो हैज़ वाली कंडीशन पे भी आपको हैव का ही यूज करना है। तो ये तरीका आप अगर अपनाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा।
यहाँ छोटे छोटे ऐसे रूल्स हैं जिससे आप सही इंग्लिश लिखना भी सीख रहे हैं। तो इसलिए आप पॉइंट को बहुत अच्छे से समझें, वीडियो को पॉज करके वो पॉइंट लिख लें और दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें पॉइंट को तुरंत मैंने क्या बताया ऑन स्पॉट, क्योंकि आपकी बुक्स में देखिए पहले से लिखा है लेकिन आपको वो प्रिपेयर नहीं है अभी तक। अगर आप वीडियो के साथ साथ चलेंगे तो आई वेरी श्योर कि आप लास्ट एपिसोड तक काफ़ी कुछ कवर अप कर लेंगे, काफ़ी कुछ आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो ऐसे ही अगर चलता रहा, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, बिल्कुल कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है यहाँ पे उसने, तुम्हें बुखार नहीं है। तो अब हम इस बात को जब प्रदर्शित करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे तो लिखेंगे तुम्हें बुखार नहीं है। उसके लिए पहले हम कह रहे थे कि यू हैव फीवर, लेकिन अभी हमें बताना है कि नहीं है सेंस, तो हम बोलेंगे कि यू उसके बाद डू नॉट हैव फीवर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैसे हमें बात कहनी है, तो ये चीज़ सेंस आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ पर जब भी आप आई यूज़ करते हैं, यू यूज़ करते हैं या इसके अलावा वी यूज़ होता है, ये जब बहुवचन होता है तो इसके साथ जब भी नेगेटिव वर्ड आएगा तो आप डू और डज में से एक चीज़ लगाएंगे। बट कब आपको डू लगाना है, कब आपको डज, ये पता होना चाहिए। जो भी बहुवचन वर्ड्स होते हैं जैसे आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया और वी, इसके बाद आप हमेशा डू का यूज करेंगे और फिर नॉट लगाएंगे। ऐसे ही ध्यान रखना है कि जब भी कभी शी लिखेंगे, ही लिखेंगे या इसके अलावा किसी का नाम लिखेंगे, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो उसके बाद आपको डज लगाना है, DOES डज, और फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे। तो ये प्रोसेस आपको यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। जैसे ही जो सेंटेंस आपके सामने है, यहाँ पर आप अपने तरीके के सेंटेंस को जोड़ते जाइए, उसे भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको तरीका समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि क्या चीज़ है। यहाँ पर रूल यही है, जैसे तुम्हें बुखार नहीं है, यहाँ कहना चाह रहे हैं तो तुम्हें के लिए हम लिखेंगे यू और उसके बाद डू और फिर नॉट और फिर हैव फीवर। अगर मान लेते हैं आप कहना चाहो किसी एक लड़के से उसे बुखार नहीं है, तो आप बोलोगे ही डज नॉट हैव फीवर। तो आप वहाँ पे सेंटेंस बोलोगे ही डज नॉट हैव फीवर। इस तरह से आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बोल रहे हो, कोई भी जिसके लिए ही प्रयोग कर रहे हो, इनकेस आप किसी ऐसे लड़की या महिला के लिए प्रयोग कर रहे हो जहाँ पे आप शी कह रहे हो, तब भी आप यही कहेंगे शी डज नॉट हैव फीवर। तो आप वहाँ पे जब ये बात बोलोगे शी डज़ नॉट हैव फीवर, तो इसका मतलब ये हो गया उसे बुखार नहीं है, शी डज़ नॉट हैव फीवर। तो यहाँ पर ये वाक्य इस बात को क्लियर करेगा। तो ऐसे ही और वाक्य बनाकर आप कोशिश करें, उसको प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश करें, आप उसे बोलने की, तो और अच्छे सीखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है कि उसने कल होटल में दोपहर का खाना नहीं खाया। तो उसने की अंग्रेजी के लिए हम लोग लिखेंगे ही। अभी यहाँ पे नहीं खाया, पास्ट की बात चल रही है, तो अब हम यहाँ पे डू और डज प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज करेंगे। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म भी डिड होती है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डू की फर्स्ट फॉर्म डू और डज फर्स्ट में हम यूज़ करते हैं, डिड सेकंड में यूज़ करते हैं और डन थर्ड में यूज़ करते हैं। बट जब भी ये मेन वर्ब में होता है तब ऐसा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करना है, तो डन आप कभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है। कुछ लोग कन्फ्यूज़न हो सकता है कि डन नहीं बोला, तो डन जो है एक मेन वर्ब में होता है तभी होता है। अगर आप इसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो डू डज फर्स्ट में और डिड सेकंड थर्ड में दोनों में यूज़ करते हैं। डन का हम यूज़ करते हैं जब उसे मेन वर्ब के तौर पे हम उसे प्रयोग कर रहे होते तब ये कंडीशन होती है। एंड देन यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेंटेंस है कि उसने कल होटल का खाना नहीं खाया, तो हम लिखेंगे ही, उसके बाद डिड और फिर नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे हैव। अब यहाँ पे ही लगा है लेकिन ही वाले सेंस में हैज़ होना चाहिए, बट आपको ध्यान रखना है कि डू डज डिड लगने के बाद हैज़ नहीं आता, हमेशा हैव का यूज़ होता है। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा कि हैव हिज लंच यस्टरडे इन द लंच इन द होटल यस्टरडे। इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मेरे सिर में दर्द नहीं है। तो मेरे सिर में पूछा जा रहा है प्रश्न, क्या मेरे सिर में दर्द नहीं है? तो इस तरह के वाक्य को जब भी हम बोलते हैं तो हमें फिर वही चीज़ पकड़नी है कि क्या ये यस नो का है या WH का है। अगर ये यस नो का है तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और अगर ये WH का है तो किसी WH वर्ड से शुरू होगा। तो WH वर्ड के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि जो वर्ड जैसे वॉट से, हाउ से, व्हेन से शुरू होते हैं तो वो WH कहलाते हैं, जिनका जवाब हम हाँ और ना में नहीं दे सकते वो। अब यहाँ पे हमें WH तो नहीं है, हमारे पास यस नो टाइप का सेंटेंस है, तो यस नो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा हुआ क्या मेरे सिर में दर्द नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे डू आई नॉट हैव अ हेडेक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डज आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे आने वाला सब्जेक्ट आपका आई है, इसलिए डज आई नहीं होगा,
डज के साथ में ही लगाया जाएगा, शी लगाया जाएगा, या किसी का नाम होगा। आई के साथ आप डू का यूज़ करते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं, लिखा है क्या वह सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं लेता या नहीं करता। तो यहाँ पर आपको अब लिखना है डज, क्योंकि यहाँ पे वह की बात की जा रही है, इसलिए अब आएगा ही, और ही के पहले डज का यूज़ होता है या ही के साथ डज का यूज़ होता है। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आप डज नॉट लिखेंगे, डज के बाद ही लिखेंगे, और ही के बाद लिखेंगे नॉट, और हैव हिज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग 8 AM इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप बात को पूरा करेंगे कंप्लीट को। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं, लिखा है क्या तुम्हें बुखार नहीं है। तो आप इसको भी वैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या की अंग्रेजी के लिए आप लिखेंगे डू, उसके बाद यू आ रहा है इसलिए डू लिखेंगे। अगर यहाँ पे ही होता तो डज लिखते। यहाँ पे लिखेंगे डू यू नॉट, और फिर हैव फीवर पूछते हुए हैं, तो फिर इसलिए यहाँ पे हम बाद में मेन वर्ब और नेगेटिव वर्ड दोनों को लिखते हुए आगे कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसने होटल में कल दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया। तो उसने होटल में कल दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया। तो यहाँ पे यस नो वाला है, क्यों की बात की जा रही है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे WH वाला तरीका अपनाएंगे, यस नो नहीं अपनाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब वाला तरीका अब नहीं करना है, हमें WH वर्ड यूज़ करना है। तो इसमें क्यों की अंग्रेजी के लिए जो वर्ड आता है वो स्टार्टिंग में हम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ है वाई तो वाई लिख देंगे, और बाकी का प्रोसेस वही है जो अब तक हम लोग चेंज करते आए हैं कि डू या डज में से एक चीज़ लगाना है, बट यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे अब हम डिड लगाएंगे। डिड लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि ही है, नॉट का यूज़ करेंगे, और हैव हिज लंच इन अ होटल यस्टरडे। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई, सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं ये चीज़ें आपको यहाँ समझ में आई हैं। देखिए इसके रिलेटेड जो भी आपके पास बुक है, एक्सरसाइज है, हैव और हैज़ का यूज़ कैसे किया जाता है, हैड का यूज़ कैसे किया जाता है, उसमें सेंटेंस देखिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए। इसके अलावा जैसे मैंने लाइव सेंटेंसेस बोले हैं, तो आप भी अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, उन वर्ड्स को आप सोचिए कि आपको अगर वो लाइन बोलनी है तो आप वहाँ पे क्या जोड़कर बोल सकते हो, वो वस्तु या वो उस चीज़ को देखते हुए। ऐसे आपकी ये इंग्लिश और अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, ट्रांसलेशन और अच्छे से आप सीख जाएंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।